हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट। और उसका ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 में टोटल अब देख पा रहे हैं टोटल 15 सेट है। और आज इसका हम लोग सेट 1 को कवर करेंगे। सेट 1 को, ठीक है। सेट 1 में आज हम लोग जीके प्लस जीएस के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि सेट 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उम्मीद करते हैं किसी तरह का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इसमें एक चीज़ बता दें आपको कि जीके प्लस जीएस का क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद जो है हम लोग फिर बढ़ेंगे मैथ्स के तरफ और रीजनिंग की तरफ। यानी कि मैथ और रीजनिंग का हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो लेंगे। यानी कि सेट 1 को कवर करने के लिए हम लोग 3 वीडियो लाएंगे। जीके जीएस का एक वीडियो हम कवर करेंगे, उसके बाद मैथ्स के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे और रीजनिंग के लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों, सेट 1 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा जब भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लगभग 2/3 भाग जो है, यानी कि अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनमें से 2/3 भाग जो है इन्हीं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई पड़ता है, ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, यानी कि बन गया था, तो उस समय जो है हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो याद रखिएगा कि अभी जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। पहले कितने थे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो हमारा संविधान से हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो था, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त था, उसको हटा दिया गया था। उस कारण से अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 बचे हैं। कितने हैं। 6 है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। क्या हो जाएगा। मजदूरों का संरक्षण जो है हमारा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। बाकी जो 3 आप देख पा रहे हैं, ये 3 ग्रामों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। लेकिन मजदूरों का संरक्षण ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा। वित्त आयोग के द्वारा ही केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत की सरकार समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, ठीक है। दोस्तों, इसमें ये भी याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग जो है हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 280, कितना हो जाएगा। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित की गई है? ये की गई है केंद्र सरकार में। किस में की गई है? केंद्र सरकार में ही भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। यानी क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी। क्या हो जाएंगे? भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के जो है अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 जो है कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल का पोस्ट पद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के द्वारा। अनुच्छेद 169 के द्वारा जो है हमारे विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और उसको समाप्त भी की जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग जो है 8, क्या हो जाएगा? भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी भाग 8। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा अनुभव होता है? कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है उसका स्वाद खट्टा अनुभव होता है? तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो ये हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही पेय पदार्थ जैसे कोको कोला हो गया, उसमें उस टाइप के पेय पदार्थ में स्वाद जो है उसका खट्टा होता है। लेकिन आपसे पूछे कि दूध का खट्टा जो लगता है, दूध में जो खट्टापन आता है वो किसके वजह से होता है? तो वो याद रखिएगा, वो लैक्टिक अम्ल के वजह से दूध में खट्टापन का स्वाद आता है। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में अगर पूछे तो सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में कौन सा सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल जैसे बोले तो वायुमंडल में याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड बोलेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर वायुमंडल पूछा तो वायुमंडल में हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम कहलाता है बॉयल का नियम। क्या कहलाता है?
बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है वो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा गैस में ठोस प्रकार का विलयन है। धुआं जो है हमारा गैस में ठोस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि धुआं जो है हमारा गैसों में ठोस प्रकार का विलयन का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा दोनों ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों का आचरण करता है। उसके बाद दिया हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी जो है ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों का आचरण करने वाला तत्व है, पदार्थ है। उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है ये भी ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों का आचरण ये करने वाला पदार्थ है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे, अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय आपसे पूछे, बता दो कि अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय, तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग कौन थे? अंतिम जनरल गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय। अगर राजगोपालाचारी की बात करें तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और राजगोपालाचारी क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो कि प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम आईएएस क्या थे? प्रथम आईएएस कौन थे? तो हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। क्या हो जाएगा? अन्ना जॉर्ज जो थी वो भारत के प्रथम आईएएस थी, और किरण बेदी जो थी वो भारत के प्रथम महिला आईपीएस थी। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखिएगा कि फातिमा बीबी, फातिमा बीबी के बारे में याद रखिएगा कि फातिमा बीबी जो थी वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। क्या हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगी? फातिमा बीबी। और लीला सेठ के बारे में भी याद रखिएगा कि लीला सेठ के बारे में ये याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगी? लीला सेठ। और फातिमा भी क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय यानी कि ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का और ये हो गया हाई कोर्ट का। ठीक है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का, ये हो गया हाई कोर्ट का। ठीक है, अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन वो देश है जिन्होंने पहली बार या प्रथम देश बना जिन्होंने कागजी मुद्रा जारी किया था। क्योंकि अगर आपसे ये भी पूछ दे कि कागज का आविष्कारक कौन से देश को माना जाता है, तो कागज का आविष्कारक भी चीन को ही माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फॉलबैक शब्द निम्न में से किन खेत से संबंधित है? फॉलबैक शब्द जो है
निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक हो जाएगा कुश्ती से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगा? फॉल बैक शब्द जो है कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो कब लिया था भाग भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में? तो भारत ने सर्वप्रथम जो है 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। कब लिया था? 1934 ईस्वी में। ठीक है। कब लिया था? 1934 ईस्वी में ही भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम बार जो है राष्ट्रमंडल खेल कब से स्टार्ट किया गया, कब आरंभ किया गया, तो ये किया गया था 1930 में। कब किया गया? 1930 में किया गया था। और इसका आयोजन जो किया गया था वो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है 1930 से स्टार्ट किया गया था और इसका प्रथम आयोजक जो था वो कौन था? हैमिल्टन कनाडा। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसका कि समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात का जो है समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि भारत जो है, भारत का कितना ऐसा राज्य है जिसका कि समुद्र के साथ साथ वो अपना सीमा साझा करता है, यानी कि समुद्री सीमा साझा करता है। तो कितना राज्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा टोटल 9 राज्य। कितना हो जाएगा? टोटल 9 राज्य ऐसा है भारत का जो कि समुद्री तटरेखा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि समुद्र के साथ वो लगा हुआ है। तो वो अगर पूछा कि कौन कौन सा राज्य ऐसा है जो कि समुद्री तटरेखा के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जैसे हैं भारत के जो समुद्र के साथ साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको दिया हुआ है पर्वत का दर्रा और राज्य। तो कौन सा दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो सिपकिला दर्रा बोला है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद बोला है कि बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो उसके बारे में बोला गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ बोला गया है कि नाथुला दर्रा के बारे में बोला गया है ये मेघालय में। क्या है? ये मेघालय में है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ जाएगा? वो हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ जाएगा? वो हो जाएगा सिक्किम में। और जोजिला दर्रा के बारे में बोला गया है कि जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा क्या था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन हो जाएगा? नाथुला दर्रा जो है वो मेघालय में ना होकर के सिक्किम में है। तो आंसर सी हो इसका, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 47। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। किसका? सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सलाल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना
ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बोला है कि उरी जल विद्युत परियोजना, यहाँ ये कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ जाएगा, ये भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बोला है कि ऑप्शन सी में पार्वती जल विद्युत परियोजना, तो पार्वती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा, पूछा था कि कौन सा जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पार्वती जो है वो जम्मू कश्मीर में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पार्वती जल विद्युत परियोजना कश्मीर में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसकी की लंबाई सबसे अधिक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NW4। कौन सा हो जाएगा, NW4 जो है वो भारत की सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछेगा तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ से कहाँ तक है इसका, तो याद रखिएगा कि इसकी जो लंबाई, तो पहले याद रखिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 2890 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 2890 किलोमीटर, जो कि कहाँ पे, पुद्दुचेरी नहर, काकीनाडा पुद्दुचेरी नहर से कृष्णा नदी होते हुए गोदावरी नदी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में के रास्ते से ही उसी एरिया में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 51, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ जाएगा, वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो आपसे पूछा है कि कौन घास का स्थल नहीं है, कौन सा पूछा, उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है। तो अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सवाना, तो सवाना क्या है, तो सवाना जो है एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उसके बाद बोला है कंपोज, कंपोज क्या है, तो कंपोज भी क्या है, तो ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उसके बाद लानोस की बात करें तो लानोस भी क्या है, हमारा उष्णकटिबंधीय घास है। लेकिन पंपास जो है, पंपास हमारा उष्णकटिबंधीय घास ना होकर के ये कौन सा है, ये हो जाएगा शीतोष्ण। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, तो रियो डी जेनेरियो जो है वो हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ जाएगा, ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील में ही प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और पूछेगा कि ये कब किया गया था, तो ये भी याद रखिए, ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित हो जाएगा, तो नीरी जो है यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये हो जाएगा स्थित नागपुर में। कहाँ हो जाएगा, ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको कि नीरी NEERI के नाम से भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो है अवस्थित है, वो कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो है वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था,
ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या हो जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स जो है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 57, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। ओजोन का परत जो है उसका जो क्षय जो हो रहा है उसको रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये आपको अच्छे से याद होगा कि हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन था? वो हो जाएगा जो जैन धर्म अपना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है जैन धर्म, तो जैन धर्म पूछेगा तो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाता बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा? तो अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जैन धर्म, तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है गांधार कला। कौन सा? गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, चंगेज खान। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान जो था, जो कि मंगोल का रहने वाला था, यानी कि मंगोलिया देश का रहने वाला था, किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा लोधी वंश। कौन हो जाएगा? लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। कौन था? लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश है। कितना? कुल 5 वंश है। अगर पांचों वंश के बारे में पूछा जाए तो पहला वंश कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद बीच में सैयद वंश भी आया, और लास्ट में जो था लोधी वंश अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो अकबर के द्वारा जो शुरू किया गया था नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य आपसे पूछा गया है कि मूल उद्देश्य उसका क्या था? तो उसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व उसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम का स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में। कब गया था? 1917 ईस्वी में साबरमती का आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 घटना दिया गया है, इन चारों घटना में से कौन सा ऐसा घटना है कि जिसके जस्ट पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो हम इसके लिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा घटना कब हुआ था। तो हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। चोरी चौरा हत्याकांड, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पूना पैक्ट, पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अब देखिए 1930 ईस्वी में गांधी कौन सा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये किसके पहले हुआ था? ये देखिए 31 से पहले हुआ था, यानी कि गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता के जो है जस्ट पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 67, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है निम्न में से किसका संग्रह है? ये हो जाएगा कविताओं का संग्रह। किसका हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि है वो एक कविताओं का संग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो किसको हरा करके थॉमस कप का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो राजीव कुमार को जो है वो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। तो भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएगा? हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता शहर में। कहाँ किया गया है? ये किया गया कोलकाता शहर में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन जो है वो भारत के कोलकाता शहर में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता था गुजरात टाइटंस। किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने ही टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जीता था। और इसका कप्तानी कौन कर रहा था? ये हो जाएगा हार्दिक पांड्या। कौन हो जाएगा? हार्दिक पांड्या जो इसके कप्तान थे गुजरात टाइटंस के, उन्होंने ही टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जीता। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 72, एलिजाबेथ वॉर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ वॉर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखिएगा एलिजाबेथ वॉर्न जो है वो हाल ही में
फ्रांस देश की प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? तो ये चुना गया, किसको चुना गया? तो ये चुना गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की? कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की? तो ये किया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की गई थी। क्या हो जाएगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। इसका विषय क्या था? इसका विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट जो है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। अगर आपसे पूछे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है इम्तियाज अनीस के द्वारा। किसके द्वारा? इम्तियाज अनीस के द्वारा राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक जो है लिखा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, इम्तियाज अनीस। इम्तियाज अनीस के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के लिए पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई? हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा ही जाइकोव डी जो है कि आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है, जो कि दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार कौन है? तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया था वो किया था बेंटिक एवं बेस्ट ने। बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था या फिर इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। तो दो हड्डियां जो है आपस में किस ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु के द्वारा ही दो अस्थियां या फिर दो हड्डी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ए में दिया हुआ है विटामिन B1, और विटामिन B1 के बारे में कहा गया है कि इसका रासायनिक नाम थायमिन है, जो कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि विटामिन B1 को हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। बी में दिया हुआ है विटामिन डी, और विटामिन डी के बारे में बोला गया है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल, जो कि ये भी हमारा सही है। और विटामिन ए के बारे में बोला गया कि इसका रासायनिक नाम क्या है, यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो होता है विटामिन सी का। किसका, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद बोला है कि विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सी हमारा सुमेलित नहीं है। यानी कि विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, ना कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका होता है, ये होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है, तो डीएनए में जो पाए जाने वाली शर्करा है उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा पेंटोस। क्या हो जाएगा, पेंटोस जो है डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो टॉक्सिकोलॉजी का जो संबंध है किसके अध्ययन से है, ये हो जाएगा जहर। क्या हो जाएगा, जहर या फिर विष का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच में। टॉक्सिकोलॉजी जो ब्रांच है उसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, विष, पॉइजन या फिर जहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है, तो ये होता है ब्लूबेरी सिंड्रोम। क्या हो जाता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम। ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है वो नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है लाइसोजाइम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोजाइम के द्वारा ही भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे पूछा गया कि सही सुमेलित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो दिया हुआ है ए में आमाशय। आमाशय क्या करता है, तो अम्ल का स्राव करता है। क्या करता है, अम्ल का स्राव करता है। और बड़ी आंत के बारे में बोला गया है कि जल अवशोषण करता है। क्या करता है, जल अवशोषण करता है। यकृत के बारे में बोला गया है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए ए में आमाशय जो है अम्ल का स्राव करता है, तो बिल्कुल करता है। किसका किसका करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये स्राव करता है। तो बड़ी आंत में है जल का अवशोषण होता है, ये भी सही है। और यकृत जो है हमारे इंसान के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी कि सबसे बड़ा जो है ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो क्या जाएगा, इनमें से सभी। क्या जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें याददाश्त पावर कहाँ होता है, ये होता है सेरिब्रम में। कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है मानव का याददाश्त क्षमता, यानी कि स्मरण क्षमता जो होता है मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है, तो भारत में ऐसी कौन सी संस्था है
जो कि करेंसी नोट जारी करता है। तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही करेंसी नोट जारी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन में दिया है अल्पकालीन ऋण, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद मध्यकालीन ऋण, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद दीर्घकालीन ऋण, ये भी सही है। तो क्या जाएगा? इनमें से सभी। क्या जाएगा? इनमें से सभी प्रकार का ऋण जो है वो भारतीय साख समितियों द्वारा भारतीय कृषकों को, किसको? भारतीय कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा ऋण हो जाएगा? अल्पकालीन ऋण भी हो जाएगा, मध्यकालीन ऋण भी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण भी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी, इन सभी प्रकार के ऋण को जो है उपलब्ध कराया जाता है भारतीय किसानों को। क्वेश्चन नंबर 141, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते थे? ये कराया जाता है 18 से लेकर के 50 वर्ष के व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष माना जाता है, क्योंकि 31 मार्च को जो है मार्च क्लोजिंग के द्वारा सारा हिसाब किताब खत्म किया जाता है, ताकि 1 अप्रैल से फिर से नया वित्तीय वर्ष शुरू की जा सके। तो क्या जाएगा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 143, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? स्थिर या फिर गतिज अवस्था में परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो वो गति में ही रहेगा, और कोई रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। इस आदत को, यानी कि इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई अगर पिंड, कोई अगर वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा, या फिर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, तो प्रकाश ऊर्जा लेंगे और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। तो कौन करता है ऐसा काम? ये करता है सौर सेल। कौन करेगा? सौर सेल। यानी कि सौर सेल से हम प्रकाश लिए और इससे क्या हो गया? इससे हम लोग विद्युत बना लिए। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा? तो सौर सेल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सौर सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी द्रव का अगर हम तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाने के बाद उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव उसका कमजोर हो जाता है, यानी कि घट जाता है। क्या हो जाएगा? उसका पृष्ठ तनाव तापमान के साथ घटता है। यानी कि किसी भी द्रव का अगर तापमान हम बढ़ा देंगे, यानी कि उसके तापमान में वृद्धि कर देंगे, तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, ध्वनि का तारत्व या फिर पिच या फिर तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि, यानी कि ध्वनि का जो तारत्व है या फिर तीक्ष्णता, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये करता है उसकी आवृत्ति से होता है। किससे? आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारत्व या फिर तीक्ष्णता जो है ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 147,
विद्युत परिपथ में फ्यूज को, विद्युत परिपथ में फ्यूज को कैसे लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गर्म तार, जीवित तार में लगाया जाता है, या फिर उदासीन तार में लगाया जाता है, या फिर भू संपर्क तार में लगाया जाता है, या फिर ए तथा बी दोनों में लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ आपको पता होगा कि जब हम घर में फ्यूज, विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है तो विद्युत फ्यूज हम कहाँ लगाते हैं? तो हमेशा गर्म तार में लगाते हैं, यानी कि मैन तार में लगाते हैं, जो मैन वायर होता है उसमें लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? गर्म तार या फिर जीवित तार में लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, लोक लांसेस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। लोक लांसेस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण ही किसी तालाब का आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किस रंग या फिर वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस रंग या फिर वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपको याद होगा कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है। क्या जाएगा? ऑप्शन ए बैगनी रंग। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। सेट 1 में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।